दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी घर वापसी। वो जाड़े के दिनों की नर्म दोपहरी वाला इतवार था। पापा बागीचे के हाशियों पर फैली छांव में देखते हुए कुछ सोच रहे थे और मैं स्टडी रूम की खिड़की से उनको देखते हुए उनकी छांव के बारे में। वो छांव जिसके नीचे मैंने माँ की कमी को कभी महसूस नहीं किया। बस पापा और मैं। हमारे बीच किसी तीसरे की न जरूरत थी न जगह। मैं चाय के 2 कप लेकर बाहर आ गई। शाम की चाय, पापा और मेरा हर इतवार का नियम। ये लीजिए चाय और मफिन्स, मैंने घास पर पसरते हुए कहा तो पापा चौंक गए। अरे तुम कॉलेज से आ गई? कितना बज गया? कॉलेज? आज संडे पापा। पापा ने घड़ी पर नजर गड़ाते हुए कहा। मैं उनके पास सरक आई। क्या हुआ पापा, सब ठीक? हाँ ठीक। तुम चाय बना लो जल्दी, पापा ने अखबार तह करते हुए कहा। पापा व्हाट्स रॉन्ग? चाय ले आई हूं मैं। क्या हुआ बताइए तो सही। पापा ने थोड़ी देर अपनी खाली आंखों से मुझे देखा, फिर आंखें बंद कर लीं। मैं जानती थी ये उनका खुद से संघर्ष है, कहें या ना कहें। ऐसी लड़ाइयां वो अक्सर लड़ते हैं। मैंने पापा की गोद में अपना सर रख दिया। वो मेरे बालों को सहलाने लगे, फिर बोले, घर से फोन आया था माँ का, बीमार है, मुझे बुला रही हैं। मैं झटके से उठ गई। दादी का फोन? हम जा रहे हैं दादा दादी के पास? नहीं, बिल्कुल नहीं। पापा मेरी बात से एकदम खींच गए और चाय का कप जोर से ट्रे पर रखते हुए अंदर चले गए। लेकिन मैं अब भी वहीं बैठी थी, पापा के कहे घर पर। ये एक शब्द सुनते ही मेरा पूरा बचपन मेरे सामने दौड़ जाता है और मैं उसे और करीब से देखना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ अपने बचपन की उन गलियों में। रात को डिनर टेबल पर भी पापा कटोरी में देर तक चम्मच हिलाते बैठे रहे। शायद उनके हलक से आज खाना उतर नहीं रहा था। मैं साफ समझ सकती थी उनके मन की वो अजीब हालत जिसमें एक हिस्सा जाने को बेचैन हो रहा था और दूसरा न जाने कौन से हालात की बेड़ियों में कसा वहीं ठहरा हुआ था। रात को 2 बजे मेरी नींद किसी आहट से खुली तो देखा पापा के कमरे की लाइट जली है। अब तक सोए नहीं थे वो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने आप को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हैं। नहीं जानती थी कि वो घर क्यों नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि इस दफा उनको जरूर जाना चाहिए। लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है? इतने सालों से मेरी हर इच्छा बिना कहे पूरी करने वाले पापा ने अपने घर की तरफ जाने वाली हर सड़क बंद जो कर रखी थी। काश कि मैं कोई पगडंडी खोज पाती। उस शांत रात में पापा के अशांत मन की बेचैनी पूरे घर में पसरती जा रही थी। मैं उन्हें देखे बिना अपने कमरे में आ तो गई थी, लेकिन अब न आंख लग रही थी और न ही जागते हुए वक्त कट रहा था। एक सवाल रात के हर पल में मुझे चुभे जा रहा था कि क्यों पापा 5 साल से अपने घर नहीं गए? जब 2 साल पहले हम देहरादून से राजस्थान शादी में गए थे, तब भी जयपुर से ही लौट आए थे। कितना कहा था मैंने पापा को घर तक जाने के लिए और दादाजी ने मुझसे, लेकिन पापा तो जैसे किसी चट्टान में तब्दील हो गए थे। एहसास से बेअसर, मौसम दर मौसम और सख्त होती हुई चट्टान। उस वक्त पापा और दादाजी के बीच जैसे एक निर्वात सा फैला हुआ था। उस निर्वात के पार दोनों के चेहरों पर छटपटाहट थी बात करने की, लेकिन उस निर्वात के भीतर आते ही दोनों के चेहरे एकदम सपाट। लेकिन वो मन की लकीर तो दादाजी और पापा के बीच थी ना। फिर दादी को क्यों लकीर के उस पार रहकर अपने बेटे के लिए तरसना पड़ रहा था? सब सोचते हुए मैं पापा के कमरे तक आ गई थी, लेकिन पापा कमरे में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढती हुई बालकनी की तरफ आई। बर्फ जैसी जमती उस रात में पापा बालकनी में खड़े थे और कहीं दूर पहाड़ों में टिमटिमाती एक रोशनी को देख रहे थे। यहाँ बहुत ठंड है पापा, अंदर चलिए। लेकिन पापा चुप थे और उनकी चुप्पी में उतरी बेचैनी रात से कहीं ज्यादा जमाने वाली थी। पापा आपको घर जाना चाहिए। तुम सोई नहीं? सो जाओ जाकर।
पापा अब भी मेरी तरफ नहीं देख रहे थे। पापा, आपकी नाराजगी दादी से तो नहीं है ना? वो तो जब भी फोन करती हैं आपको आने के लिए कहती हैं, और अब तो वो बीमार हैं, उनको अगर कुछ हो गया तो। मैं कहते कहते रुक गई। पापा ने मेरी तरफ देखा। उस पल उनकी आंखों में बेचैनी, गुस्सा और डर तीनों की झलक थी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पापा ने सख्त आवाज में कहा। तो क्या ऐसे ही आप खुद को तकलीफ देते रहेंगे और वहां दादी हमेशा आपके इंतजार में बैठी रहेंगी? प्लीज पापा, चलिए ना। दादाजी के लिए नहीं तो कम से कम दादी के लिए चलिए। पापा अब भी चुप रहे। ओके फाइन, आपको नहीं जाना तो मैं जा रही हूं कल, कहकर मैं अपने कमरे में आ गई। उन्होंने तब कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद मेरी बातों से उनके मन की बेड़ियां कुछ ढीली पड़ गई थीं। अगली सुबह मैं जब गाड़ी में अपना बैग रखकर पलटी तो पापा अपने बैग के साथ मेरे पीछे खड़े थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। और हाँ, अगर अपनी बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल पेज पर आइए, यूट्यूब पर हमारे ऑफिशियल चैनल पर आइए। तीनों जगह आप टाइप करिएगा नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA। साथ में वेरिफिकेशन का ब्लू टिक भी मिलेगा, जिससे आप जान पाएंगे कि यही असली पेज या चैनल है। और हाँ, अगर आप ट्विटर पर हैं तो मेरा हैंडल है नीलेश मिश्रा। उस पर भी आपको वेरिफिकेशन का ब्लू टिक मिलेगा ताकि आप सही पते पर आएं। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। शाम तक हम राजस्थान पहुंच चुके थे। उस रेगिस्तानी शाम का सूरज रेतीले टीलों में खो जाने की तरफ बढ़ रहा था और हम घर की तरफ। बाहर बहुत ठंड थी, पर पापा फिर भी खिड़की खोले बैठे थे। शायद अपनी मिट्टी की खुशबू से सनी हवाओं का स्वाद उन्हें बहुत मीठा लग रहा था। मीठा तो मुझे भी बहुत लग रहा था उस जगह लौटना जहां मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल बिताए थे। उन सालों में मैं पहाड़ी पर बीतने वाले दिनों के सपने देखा करती थी। पहाड़ों की जिंदगी जैसे एक मन्नत थी मेरे लिए, लेकिन अब इतने सालों से देहरादून में है तो हमेशा अपना रेगिस्तान याद आता रहा है। उसके दिसंबर की दोपहरें, जून की शामें, लंबे इंतजार के बाद बरसा सितंबर और बिना किसी बरसात का इंतजार किए हर कहीं उगाया रेगिस्तान का गुलाब, कैक्टस। वो मैदान देख रही हो? वहाँ रामलीला चलती थी और फिर मेला लगता था दशहरे का। पापा ने एक मैदान की तरफ उंगली उठाकर कहा। मैं देख पाती इससे पहले वो मैदान पीछे छूट चुका था, लेकिन मैं जानती थी उसके बारे में। हाँ, एक बार मैं आई थी दादाजी के साथ। आप भी उन्हीं के साथ आते होंगे ना? मैंने कहा तो पापा कुछ झेंप गए। यूं अपने बचपन के किस्सों से, अपनी यादों से दादाजी का जिक्र काट देना वो पिछले 5 साल से सीख रहे थे, लेकिन अब तक पूरी तरह सीख नहीं पाए थे। बात बेबात उनके मन, उनकी जिंदगी में दादाजी की मौजूदगी झलक ही जाया करती थी, जिसे वो लाख कोशिशों के बाद भी छुपा नहीं पाते थे। अरे, ये सड़क पक्की हो गई। जब हम जाते थे तो मिट्टी से भरी उबड़ खाबड़ थी। ये नया स्कूल कब खुल गया? यहाँ तो तालाब था, पूरा गायब भी कैसे हो गया? पापा के लिए जैसे अपना गांव, अपनी सड़कें ही अजनबी हुई जा रही थीं। मेरे जहन में तो हर गली, हर मोड़ की कुछ धुंधली सी तस्वीरें ही थीं जो किसी जगह तो मैच हो जाती और किसी जगह नहीं भी होती तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अपने गांव का यूं अजनबी होना पापा को और भी बेचैन किए जा रहा था। कुछ बेचैनी और कुछ अनकही खुशी में भीग कर रात होती उस शाम में गाड़ी हमारे घर के आगे आकर रुकी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही एक बूढ़ा चेहरा बाहर आया। मैं झुर्रियों के बीच चमकती लाड़ भरी आंखों से तुरंत पहचान गई कि ये दादाजी थे। मुझे देखकर वो ठिठक गए, लेकिन किसी को तो पहल करनी ही थी। मैं दौड़कर उनके गले लग गई। आ गई मेरी श्रुति, दादाजी ने कहा और मुझे अपनी बूढ़ी बाहों में कस लिया। उनकी आंखों में कुछ था, कोई तकलीफ, कोई याद, कोई लम्हा, एक मनोहार। उनकी आंखें कह रही थीं कि उनका बेटा भी ऐसे ही दौड़कर उनके गले से लग जाए। उस सर्द लम्हे में दादाजी की आंखों में एक चुभन उतर आई थी।
पापा गाड़ी से सामान उतार कर मुड़े तो उनकी नजरें एक पल दादाजी पर अटक गईं, लेकिन अगले ही पल वो खुद को नम किनारों पर समेटते हुए बिना एक शब्द कहे अंदर आ गए। दादाजी ने अपनी तकलीफ उस सख्त चेहरे के पीछे दबाकर मुझसे अंदर चलने को कहा और हम अंदर आ गए। पापा दरवाजे के इस तरफ ही खड़े थे और घर को देख रहे थे, ऐसे जैसे कोई परिंदा बहुत भटकने के बाद मिले अपने घोंसले को देखता है। ये घर अब भी वैसा ही था। बड़ा दरवाजा, थोड़ी खाली जगह और फिर बारामदे के पार 4 कमरों से घिरा आंगन, लेकिन दीवारों की सफेदी पर रंग पुत गया था। बारामदे से सटी सीढ़ियां जाने कौन से आसमान की तरफ जाकर खो गई थीं। और वो नीम कहाँ गया? पापा नीम वाली खाली जगह को देख रहे थे। पिछली गर्मी तूफान में टूट गया था, दादाजी ने जवाब दिया। वो जैसे बातों का एक पुल बनाना चाह रहे थे जिस पर चलकर पापा उस दूरियों वाली खाई को लांघ कर उन तक पहुंच जाएं। लेकिन पापा उस पुल को नज़रअंदाज करके एकदम मनसुना करके दादी के कमरे में आ गए। मैं भी दादाजी के साथ उनके पीछे पीछे कमरे में आई, लेकिन दादी जैसे अपने बेटे के अलावा कुछ देख ही नहीं पा रही थी। मनोज, दादी ने बीमार आवाज में सिर्फ इतना ही कहा था कि पापा जाकर उनसे लिपट गए। मैं एक टक दादी और पापा की बहती आंखों को देख रही थी। पापा की आंखों में इतने आंसू पहली बार देखे थे मैंने। एक बार तो मेरी भी आंखें भर आई थीं, लेकिन फिर खुद को थोड़ा संभालते हुए मैंने कहा, अरे भाई मैं भी आई हूँ। श्रुति, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं भला बेटा, जरूर तुम ही लाई होगी मनोज को। दादी ने अपना कमजोर हाथ मेरे हाथ पर रखते हुए कहा और मुझे अपने पास बिठा लिया। कितनी कमजोर हो गई थी वो। उनका सुंदर चेहरा बीमारी के पीलेपन और वक्त की झुर्रियों से भर गया था। आंखें काले निशानों तले दब रही थीं। दादी, आप बुलाएं और पापा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा तो दादी और पापा उस 5 साल के अंतराल में झांकने लगे। मैं उठी और चाय बनाकर ले आई। पापा दादी के पास पलंग पर बैठे थे और दादाजी उनके सरहाने के पास पड़ी कुर्सी पर। मैंने ट्रे से चाय का कप उठाया ही था कि पापा और दादाजी दोनों ने उसी कप के लिए हाथ बढ़ा दिया। पापा की उंगलियां दादाजी की उंगलियों से छू गईं। दोनों ने हाथ वापस खींच लिए। फिर पापा उठकर बाहर चले गए और दादाजी ने कहा, मन नहीं है चाय का। कमरे में एक नीम चुप्पी फैल चुकी थी। चुप्पी के पार दादा दादी की आंखों में उदासी गहराती जा रही थी और मेरी आंखों में सवाल, आखिर पापा इतने नाराज क्यों थे दादाजी से? उस एक रिश्ते की कसावट में हर रोज कुछ बिखर रहा था और मैं रोक नहीं पा रही थी उसे। घर से लेकर खेतों तक मैं पापा को उनके करीब लाने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम रहती। कुछ कामयाब हो रहा था तो वो था पापा का उनसे दूर हटते जाना और उनके बीच घने मौन का पसर जाना। इस कश्मकश में दादी भी जूझ रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बहुत जल्दी सुधरने लगी थी, मानो पापा का घर आना ही उनकी दवा हो। हमें आए 2 हफ्ते हो गए थे और दादी अब चलने फिरने लगी थी। उस दिन दादी ने पापा की मनपसंद बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाया था। इस खाने की खुशबू ही तो इतने दिनों बाद पापा के चेहरे पर मुस्कान खींच लाई थी। पापा ने अभी कुछ ही निवाले खाए थे कि मैंने दादी से कहा, अरे वाह, पापा की फेवरेट डिश। आपको पता है इस साग को ढूंढते हुए पापा कितनी बार देहरादून में ढाबे छान मारते हैं? मैं जानती हूँ बेटा, तभी तो तेरे दादाजी खेत से लेके आए, एकदम ताजा सरसों। दादी ने कहा ही था कि पापा ने थाली सरका दी। इसके बाद किसी के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। सब अपनी अपनी थालियों में बरसने को बेताब मौन के बादल उकेर रहे थे। उन बादलों की बेचैनी जैसे मुझ पर हावी हो रही थी। मुझसे सहा नहीं जा रहा था वो सन्नाटा। पापा, आप अब तक नाराज हो? आखिर बात क्या है? कोई मुझे बताता क्यों नहीं? माँ की तबीयत सुधर गई है और मुझे भी ऑफिस से फोन आने लगे हैं। हम कल शाम ही जा रहे हैं, तुम तैयार है ना? पापा ने मेरी बात पर गौर किए बिना ही कहा और पानी का ग्लास जोर से थाली में पटकते हुए अपने कमरे में चले गए। मैं उनके पीछे जा ही रही थी कि दादाजी बोले, रुको श्रुति, मैं बताता हूँ। मैं वापस अपनी जगह पर बैठ गई।
बेटा, मनोज हमें अपने साथ ले जाना चाहता था, यहाँ का घर और जमीन सब बेचकर, पर मेरा मन ये घर छोड़ने को राजी नहीं था। मनोज जिद पे अड़ा था और किसी को लेके आया था घर दिखाने। मैं उस घर के खरीदार को देख के झुंझला गया। मैंने मनोज को कह दिया कि उसको सिर्फ पैसों का लालच है। यही बात चुभ गई उसको। फिर दादाजी थोड़ा रुक कर बोले, लेकिन बेटा मैं ये नहीं कहना चाहता था। मैं जानता हूं मेरा बेटा लालची नहीं है, उसे प्रॉपर्टी चाहिए होती तो वो लड़ झगड़ के कब की ले लेता। मैं तो बस अपना घर बचाना चाहता था, जो बच भी गया, लेकिन बेटा चला गया हमेशा के लिए। मैंने कोशिश भी की कई बार, लेकिन शायद वो दरार नहीं भर पाया, उसके मन की कमी रह गई कहीं। शायद वो दरार कभी भर नहीं पाऊंगा। दादाजी का सख्त चेहरा पहली बार आंसुओं में नम दिख रहा था, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, सिवाय ये सोचने के कि काश दादाजी पूरे अधिकार से पापा को रोक लें। अगले दिन का सूरज बहुत फीका था, ऐसे जैसे तस्वीर पर जमी धूल या फिर आंसुओं से भरी आंखें। हम सब उदास थे। पापा कमरे में अकेले बैठे थे। दादी पूरी रात सोई नहीं थी और अब सुबह से आंखें मूंद कर लेटी हुई थीं। मैं सुबह से चुपचाप दादाजी के पास बैठी थी और उनके साथ बिताए दिनों की छवियां अपने मन में उलट पलट रही थी। काश ऐसे ही इन दिनों को पलटा जा सकता और जिया जा सकता घर लौटने का सुकून। घर तो देहरादून में भी था, लेकिन दादाजी के घर जैसा सुकून नहीं था। बागीचे की घास में खेतों की खुशबू कहाँ आती थी और कहाँ पहाड़ों में इस मिट्टी का स्पर्श मिल पाता था। और दादा दादी, सोचते सोचते मेरे गालों पर 2 बूंदें लुढ़क आईं। बेटा दोबारा कब आओगी अब? दादाजी ने मेरी तरफ चेहरा घुमाते हुए पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। मैं सच में नहीं जानती थी कि दोबारा पापा को घर आने के लिए मना भी पाऊंगी या नहीं। मेरे इस जवाब से दादाजी जैसे टूट गए थे और उठकर स्टोर रूम की तरफ चले गए थे। तभी पापा हमारे सामान के साथ कमरे से निकले। मेरा दिल बैठा जा रहा था। पापा जाने को कहें उससे पहले मेरी नजरें दादाजी को ढूंढना चाहती थीं, और ये भी कि दादाजी आकर रोक लें पापा को। पापा मेरी तरफ आ ही रहे थे कि तभी दादाजी की आवाज आई, मनोज। पापा उस आवाज से ठिठक गए, जैसे उनके मन का सबसे कसा हुआ तार छेड़ दिया हो उस आवाज ने। दादाजी ठीक उनके पीछे हाथ में एक लकड़ी का घोड़ा लिए खड़े थे। तुझे याद है, ये तेरा पसंदीदा खिलौना था बेटा। एक बार मेरे हाथ से गिर गया था और ये टांग टूट गई थी इसकी। तू पूरे 5 दिन नाराज रहा था मुझसे। दादाजी का गला भराया था। पापा की आंखें छलक रही थीं, लेकिन वो अब भी चुप थे। दादाजी अपने आप को संभाल कर फिर से बोले, 5 दिन बाद तूने माफ कर दिया था मुझे, क्योंकि तू समझ गया था कि तेरे पापा ने जानबूझ के नहीं तोड़ा था इसे। अब तो 5 साल हो गए बेटा, अब तक क्यों नहीं समझ रहा अपने बाप को? समझ जाना, माफ कर दे मुझको। और अगर नहीं करना तो इसे भी ले जा अपने साथ। बहुत याद दिलाता है ये कमबख्त मुझे तेरी और तेरी माफी की। दादाजी ने वो घोड़ा पापा की तरफ बढ़ाया ही था कि पापा अपने मन की सारी बेड़ियां तोड़कर दादाजी के गले लग गए। उस पल चट्टान जैसे दिखने वाले दोनों बाप बेटे मोम की तरह पिघल चुके थे और कितनी ही देर ऐसे ही फूट फूट कर रोते रहे थे। अपने कमरे की चौखट पकड़े खड़ी दादी और मेरी आंखें भी बह रही थी, लेकिन अब सारे आंसू खुशी के थे, पूरी तरह अपने घर लौटने की खुशी। उसके बाद हम कुछ दिन और रुककर देहरादून आ गए थे, मगर अकेले नहीं, दादा दादी और जल्द वापसी का वादा अपने साथ लेकर। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अक्सर हम लोग किसी अपने से किसी छोटी सी बात के कारण नाराज हो जाते हैं और वो नाराजगी बहुत लंबी खिंच जाती है। क्या आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी में भी ऐसा हुआ है? बताइएगा मुझे उस बेवजह नाराजगी के बारे में
उस रिश्ते के बारे में, और अगर वो नाराजगी, वो दूरी अभी कम नहीं हुई है तो उम्मीद है कि ये कहानी सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन में वो दूरी कम हो जाएगी। जिंदगी छोटी है, दूरियों की डोर को बेवजह लंबा ना होने दें। बताया करिए अपनी बातें मुझे, सीधे जुड़िएगा मुझसे। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमारे वेरीफाइड अकाउंट्स पर आने के लिए टाइप करिए नीलेश मिश्रा, NEELESHMISRA, और लिख भेजिए अपने मन की अनकही बातें। जल्द मिलूंगा फिर लेकर एक नई कहानी। ये है यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ बिग FM पर। और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और एक घंटी का जो निशान दिख रहा है ना, उस पर जरूर क्लिक करिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी सुनाऊं आप तक ईमेल में तुरंत पहुंच जाए।